हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है साहिल और आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट गुरुकुल पर, जहां हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स है आपका, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले यूनिट को हम लोग कंप्लीटली एक वीडियो में वन शॉट टाइप कह सकते हैं, आप पूरी कंप्लीटली कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर आप तक अपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जो आपके यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाता है सिलेबस वाइज हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपके सिलेबस में दिया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिसेस, उसके बाद दिया होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्लेन फॉर्म, उसके बाद नॉर्मल एंड कैनोनिकल फॉर्म, उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसके बाद दिया है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, पीरियोडिक एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, unitary matrix, system of homogeneous linear equation, non-homogeneous equation, and consistency and inconsistency of system of linear equation, theorems on consistency of system of linear equation, कार्मर्स रूल। इतना ही आपके सिलेबस में डिस्कस है और सारे के सारे हम लोग लेक्चर सारे की सिलेबस हम लोग यहीं पर डिस्कस कर रहे होंगे और सारा हम लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो एक काफी प्यारा सा टॉपिक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि बेसिकली जब आप मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत करना होता है आपको। ठीक है, यहीं से आपको शुरुआत करना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं हम अपने एप्लीकेशन पर भी कोर्सेस लॉन्च करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपके लिए भी हम लोग अलग अलग तरीके से कोर्सेस लाते रहते हैं, क्योंकि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जो एप्लीकेशन पे नहीं आ पा रहा है, उसको हम लोग यूट्यूब के थ्रू ही हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी और जो एप्लीकेशन पर पढ़ाई जाएगी कुछ चीजें अलग होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंसेप्ट यहाँ बताया जा रहा है, जो एप्लीकेशन पर बताया जा रहा है, कंटेंट एकदम सेम है। आप लोग कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते जो हमारे एप्लीकेशन पर चीजें होती हैं वो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में होती है, जैसे कि वहाँ पे नोट्स वगैरह के सुविधा आपको उपलब्ध है, आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, ये सब सुविधाएं आपको एप्लीकेशन पे मिल रही होती है। तो अगर आप तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी हम लोग सारी जो यूनिट है उन सबके वन शॉट हम लोग लाते रहेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं टारगेट गुरुकुल आपको भरोसा देता है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग एकदम उस भरोसे को बनाए रखिए। हम लोग सारी सिलेबस और यूट्यूब पर भी कवर कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग यूट्यूब पर भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक अपना दिया है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस पर हमारे कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें आप लोग क्लास 11-12 में पढ़े होते हैं, क्लास 11-12 में पढ़े होते हैं। जैसे कि हम अगर बात कहें यहाँ पर कलर ले ले, कलर ले ले अगर हम येलो, तो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, क्या चीज पढ़ा होगा, पहला अगर आपने पढ़ा होगा कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा, तो पहला एक 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा इंटरचेंजिंग एनी रो एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग रो कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम को हम लोग किस प्रकार से इंटरचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो एंड कॉलम लिखिए आप, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो कॉलम। ठीक है, टू रो एंड कॉलम, तो इसको हम लोग किस प्रकार से देखते हैं। ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। अगर देखिए आपके पास कोई भी रो है, यानी कि रो कोई भी हो, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं आप लोग, तो इंटरचेंज करेंगे तो दोनों साइड एरो लगा देंगे, इंटरचेंज आर जे, यानी कि किसी भी रो को किसी दूसरे कॉलम से हम लोग आपस में दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलर इसी में से हम लोग किसी भी कॉलम को, यानी कि अगर आपके पास कोई कॉलम है सी आई, उस कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ सी जे, किसी दूसरे कॉलम के साथ हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां पर ही आपको दो ऑपरेशन देखने को मिल गया, यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से गिवन है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से गिवन है, इस प्रकार से आपके पास गिवन है 2 4 3 6 4 8 5 7 3 2 1 0।
ये आपके पास 3x4 का मैट्रिक्स है, इसमें आप किसी भी रो को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा। यानी कि इस फार्मूले से हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट ही होगा। कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग लिख दें 3 2 1 0 और 4, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, ये आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं आर आर यानी कि रो 3 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं रो 1 से, तो रो 3 और रो 1 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या सिस्टम बनकर आएगा। तो हमारे पास सिस्टम जो बनकर आएगा वह यह होगा कि जो रो 3 होगा वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि 3 2 1 0, एंड दूसरे रो को तो सेम एज इट इज छोड़ देना है 4 8 5 7, और यहां पर बचा आपके पास 2 4 3 6, यानी कि किसी भी रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो इससे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मैट्रिसेस में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सिमिलरली अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम, अगर मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है इस प्रकार से कुछ 4 4 1 1 4 4 2 2 2 2 0, इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसके किसी भी कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि यहां पर हम लिखें कि C2 को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग C3 से, तो जो कॉलम 2 है उसे हम कॉलम 3 की जगह, और कॉलम 3 जो है उसे हम लोग कॉलम 2 की जगह बड़ी आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कि ये चीजें इक्विवेलेंट होंगी किसके। तो देखिए पहला कॉलम में तो कोई इंटरचेंज नहीं है, तो पहला कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए, अब कॉलम 2 को कॉलम 3 बना दीजिए, यानी कि कॉलम 3 ये है, कॉलम 2 ये है, तो कॉलम यहाँ लिखेंगे 4 1 4 0 और लिखेंगे 4 4 एंड 2, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि पहला जो नियम था उसमें दो नियम है, आप कह सकते हैं कि किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कोई भी रो है उसको हम लोग दूसरे रो के साथ आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग किसी भी कॉलम को मैट्रिक्स के अंदर दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं। तो इतनी बातें आई थिंक आपने ध्यान दी होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें जो बात करनी है वो बात करना है, हमें इस पेज को उठा लेता हूं और यहाँ को करते हैं, ठीक है, ताकि आपको नोट्स भी मिलता रहेगा। अब आइए, अब हम लोग दूसरा अपना नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम में हमें कहता है कि किसी भी के को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दूसरा नियम जो है उस नियम में यह कहता है किसी भी रो को हमने लिया, उस रो में हम लोग क्या कर सकते हैं, के एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी हमारे मैट्रिक्स में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। और इसके साथ भी बताना होगा कि जो के है वो डजंट इक्वल टू 0 हो रहा है, वो 0 नहीं हो रहा है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी भी कॉलम में, यानी कि कोई भी कॉलम होगा उसमें हम लोग किसी एक के कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस के में, उस कॉलम में, और यहां भी बताएंगे के डजंट इक्वल टू 0 हो रहा होगा। यानी कि मैट्रिक्स में हम लोग इस प्रकार से भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी रो अगर आपके पास इस प्रकार से गिवन है, अगर आपके पास कोई भी रो कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से गिवन है 5 3 2 1 2 3 2 1 3, अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार से मैट्रिक्स है, तो आप इसमें इजीली चाहे तो क्या कर सकते हैं, R2 में हम लोग ट्रांसफॉर्म, इस इंटरचेंज था तो दोनों तरफ एरो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप लोग क्या करेंगे, सॉरी R2 में बस एक के को मल्टीप्लाई करना है, तो R2 में आप लोग कर सकते हैं 2R2, ठीक है। इतनी बातें आपको सफिशिएंट समझना है कि रो 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे मैट्रिक्स में कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे पास तो ये कलर जो है काफी बेस्ट होता है। हमारा मैट्रिक्स तब बनकर आएगा, ये इक्विवेलेंट होगा, पहला रो में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया है 5 3 एंड 2, दूसरे रो में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि हो जाएगा 2 4
एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6, तीसरा रो भी एज इट इज रहेगा 2 1 एंड 3। यानी कि आपने क्या देखा कि किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी रो में कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसी प्रकार से हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 5 2 2 1 0 0 0 1 2 4 3 2, इस प्रकार से अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो आप लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कॉलम 4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 2 या फिर 3 कर लीजिए इस बार, या फिर 1/2 कर लीजिए 1/2 C4, यानी कि कॉलम 4 को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे 1/2 C4 लिखेंगे। तो आइए देखिए, तो ये चीजें हमारे पास इक्विवेलेंट बनकर आएंगी इस मैट्रिक्स के, जो कि हो जाएगा 5 0 एंड 2 और 2 0 एंड 4, ये हो जाएगा 2 0 एंड 3, ये हो जाएगा 2 2 एंड 4, क्योंकि कॉलम 4 में हमने सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से यानी कि ये हो जाएगा 1। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स आएगा। और हम लोग मैट्रिक्स में अब तक हमने क्या पढ़ा, 4 नियम पढ़ लिया है। अब पांचवा जो छठवां है, पांचवा छठवां काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और बेसिकली उसी का ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है जब हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है वो तीसरा है अपना कि कोई भी अगर हमने मैट्रिक्स लिया है, कोई भी मैट्रिक्स लिया है, यानी कि तीसरा जो नियम है वो कहता है अगर आपके पास कोई भी रो है, कोई भी रो आई है, तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि रो आई प्लस के आर जे, कुछ इस प्रकार से रो आई प्लस के आर जे। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी रो में हम लोग दूसरे रो का कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके उस सम ऑफ कर सकते हैं। और सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग कॉलम के केस में भी लिख सकते हैं कि सी आई जो होगा वो इक्वल होगा सी आई प्लस के सी जे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कॉलम में हम लोग दूसरे कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके, कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम का उस कॉलम में हम लोग एडिशन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम बता देंगे कि k जो होगा वो डजंट इक्वल टू 0 हो रहा होगा, k जो होगा अपना डजंट इक्वल टू 0 हो रहा होगा। अब आइए इसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको जब हम समझने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स है अपना, मान लीजिए यहाँ पर 2 2 एंड 1 4 2 एंड 1 6 2 एंड 0, कुछ इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से भी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप अगर लिख दीजिए, यहाँ पर आप अगर लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रो 2 में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे रो 2 प्लस 2 रो 3। ठीक है, रो 2 में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 2 रो 3। तो यहां से हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनकर आएगा, यहाँ से चीजें बनकर आएगी, यहाँ से चीजें बनकर आ रही होंगी। वो होगी पहला रो तो एज इट इज लिख देना है, रो 2 यानी कि 2 एंड यहाँ हो गया 1। फिर रो 2 में हम लोग को R2 अपना 4 है प्लस 2 R3, तो R3 आपके 6 है प्लस 12 हो जाएगा ना, 6 2 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 आपके पास क्या आएगा, तो 16 आ रहा होगा। यहाँ पर 12 प्लस 4 आपके पास 16 आ रहा होगा। फिर 2 के केस में देखें तो R2 2 है और R3 क्या है 2, यानी कि 2 2 4 प्लस 2 4 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा 6 हो जाएगा। और सिमिलर इसी प्रकार से R2 आपके पास 1 है लेकिन R3 0 है, तो यहाँ पर आपके पास 1 ही बनकर रह जाएगा। और यहाँ पर चीजें बनकर आएंगी 6 2 एंड 0, 6 2 एंड 0। इस प्रकार से आप इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलर इसी प्रकार से अगर हम लोग कॉलम के ऊपर बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आप ले लेते हैं 2 2 1 0 1 एंड 2 2 1 एंड 0, अगर इस प्रकार से आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, तो उसमें अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहें तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। किस प्रकार से
कि हम लोग C2 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं टू C2 को C2 प्लस 2C3, यानी कि C2 को ट्रांसफॉर्म करेंगे 2C3। ठीक है, तो आइए इसको इक्विवेलेंट हम लोग किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे। ये आई थिंक ये चीजें आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में चीजें हैं तो मुझे रिवाइज करानी पड़ जाती हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 को ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 तो कॉमन एज इट इज रहेगा, यानी कि कॉलम 1 को हम लोग लिख देते हैं 202, और यहाँ पर बात करता है कॉलम 2 आपके पास ये है 211, तो कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। C2 आपके पास क्या गिवन है, तो C2 आपके पास गिवन है 2, तो 2 प्लस 2C3, यानी कि 2C3 आपके पास 1 है, तो 2 प्लस 2 1, यानी कि 2.1, यानी कि ये चीज हो गई आपके पास 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर सिमिलरली इसी प्रकार से अगर 1 के रूप में अगर आप देखें तो C2 आपके पास 1 है और C3 आपके पास 2 है, तो 2 2 4 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा चीजें 5 बनकर। सिमिलर इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो C2 आपके पास 1 है, C3 आपके पास 0 है, तो C3 0 है, तो यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगी, और C2 आपके पास क्या बनकर आएगा 1 C2, यानी कि ये 1 ही हो जाएगा। कॉलम 3 भी एज इट इज रह जाएगा, यानी कि 1 2 एंड 0, एंड दिस इज योर आंसर। आंसर नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते। इस मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब तक जो आपने पढ़ा है वो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो एंड कॉलम। ठीक है, दो रो एंड कॉलम को हम आपस में, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अपना 6 ही एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, जिसमें पहला है कि हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों आपने पढ़ा, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम को हम लोग दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि किसी भी रो को हम लोग किसी भी रो में हम लोग कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कोई खास दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैट्रिक्स आपके पास है, मैट्रिक्स है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, यानी कि आप रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कर दिया। इसी प्रकार से कॉलम वाले में भी आपने देखा है कि आपने कॉलम 4 में कॉलम 4 जो आपका था, यानी कि वाली कॉलम, उसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहते तो आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद वाला जो आपने पढ़ा है तीसरा, यही सबसे ज्यादा फंसाऊ होता है, या फिर कहें तो थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो रहा होता है, क्योंकि इस प्रकार के मैट्रिक्स, इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरी होल मैट्रिक्स जब तक आप पढ़ेंगे तब तक इसका यूज हो रहा होगा। यानी कि आपने मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पर कह रहा है क्या कि किसी भी रो में हम चाहें तो दूसरे रो में कुछ स्केलर के मल्टीप्लाई करके और हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो अपना के है वह नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा है कि रो 2 में हमने मल्टीप्लाई किया है, रो 2 में हमने मल्टीप्लाई किया है 2r3 को, यानी कि रो 2 में हमने ट्रांसफॉर्मेशन 2r3 करके करना चाहते थे, तो हमने यहाँ पर सिंपली कर दिया है। इसी प्रकार से कॉलम के रूप में भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से कर दिया है। तो अब तक हमने यूनिट 1 का एक टॉपिक कंप्लीटली कवर आउट कर लिया, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन वाले टर्म कंप्लीटली कवर आउट कर लिया। नेक्स्ट टर्म है अपना गिवन है क्या, नेक्स्ट टर्म गिवन है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्लोन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्लोन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्लोन फॉर्म। तो आपको यहाँ पर दिख सकता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्लोन फॉर्म। तो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसे माइनर डिटरमिनेंट से कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्लोन फॉर्म से रैंक किस प्रकार से निकाला जाएगा, और या फिर इक्लोन फॉर्म से रैंक किस प्रकार से निकाला जाएगा, और फिर नॉर्मल फॉर्म से रैंक किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी कि यहाँ लिखते हैं रैंक, RANK, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और इसे हम लोग कर देते हैं अंडरलाइन। तो अंडरलाइन हम लोग करते हैं, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। ए नंबर आर इज, आर को हम लोग लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, इज said to be rank
ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ दो कंडीशन है, ये नंबर आर, number 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 R is said to be rank of matrix of order m cross n। कब कह रहे होंगे कि ये ऑर्डर m क्रॉस n है? इफ लगाएंगे यहाँ पर, इफ तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल कर आना चाहिए? कंडीशन हमारे पास निकल कर आना चाहिए, पहला कंडीशन है at least one minor of order R is non जीरो। इसको मैं एक समझाऊंगा, लेकिन पहले अभी तक तो आप लिख ही दीजिए। और दूसरा कंडीशन हमारा यह होगा each minor of order r plus 1 is जीरो। ठीक है, और यहाँ पर चीजें इट इज डिनोटेड बाय एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स and it is denoted by row A और R। ठीक है, denoted by row A और R। ठीक है, इतनी बातें आपको आई थिंक समझ में आना चाहिए। तो देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने डिफिनेशन लिखा, एक 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 नंबर आर को भी हम लोग कहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन कब कह रहे होंगे कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो, यानी कि एटलीस्ट एक माइनर हम फाइंड कर पाए, आर ऑर्डर का एक माइनर हम फाइंड कर पाए जिसका डिटरमिनेंट हमें नॉन जीरो आ रहा होगा, या फिर कहें उसके बाद ईच माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, यानी कि जो माइनर हमने फाइंड किया आर, उससे बड़े जितने भी हम लोग माइनर ले रहे होंगे उन सबका हमारे पास माइनर यानी डिटरमिनेंट आपके पास जीरो आ रहा होगा। अब माइनर और मेजर का कंसेप्ट क्या है, माइनर किसे कहते हैं हम लोग, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ये चीजें आपको क्लियर है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कहने का मतलब है कि जब हम लोग रैंक की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहला मेथड यूज कर रहे हैं कि माइनर मेथड से हम लोग किस प्रकार से रैंक को निकालें। तो रैंक क्या होता है इसकी बात थोड़ी सी समझने का प्रयास अगर हम फिर से करते हैं तो देखिए, एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का आप लोग माइनर निकालेंगे। ठीक है, माइनर क्या होता है, तो माइनर के बारे में पहले लिख लीजिए आप लोग। माइनर वो होता है कि कोई माइनर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग बनाएंगे और कुछ रो और कुछ कॉलम को डिलीट करके हम लोग जो मैट्रिक्स बचेगा, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार से माइनर 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 ऑफ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको समझने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे। तो माइनर क्या होगा, माइनर हमें ऑब्टेन होगा कब, बाय डिलीटिंग डिटरमिनेंट obtained by determinant of square matrix, determinant of square matrix obtained by deleting some row column of given tree।
यानी कि जब हम लोग माइनर की बात कर रहे हैं तो माइनर के डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रो कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा समझते हैं। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स एक गिवन होगा, उसका माइनर क्या हो रहा होगा? माइनर वही हो रहा होगा, मतलब उससे छोटा आप जो भी मैट्रिक्स बना रहे होंगे वो सब माइनर हो रहा होगा। ठीक है, एक तो आपके पास पूरा मैट्रिक्स गिवन है, उसमें से आप छोटा सा मैट्रिक्स बनाइए, यानी कि कोई भी कॉलम को आप लोग डिलीट कर दीजिए, कोई भी रो को डिलीट कर दीजिए, और जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है उसमें उसका हम लोग माइनर बना रहे होंगे, यानी कि वो माइनर हो रहा होगा, वो माइनर उसे हम लोग कह रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से गिवन होगा एक्स पी एक्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास एक कुछ इस प्रकार से गिवन है, यहाँ पर लिखते हैं P1, यहाँ पर लिखते हैं Q1, यहाँ पर लिखते हैं R1, और यहाँ पर लिखते हैं S1, यहाँ पर लिखते हैं अगर P2, यहाँ लिखते हैं अगर Q2, यहाँ पर लिखते हैं अगर हम लोग R2, यहाँ पर लिखते हैं अगर S2, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग P3, यहाँ पर लिखते हैं Q3, यहाँ पर लिखते हैं अगर R3, और यहाँ पर S3। ये आपके पास मैट्रिक्स अगर गिवन है तो हम लोग माइनर क्या लिख पा रहे होंगे? तो यानी कि माइनर ये 4x4 का मैट्रिक्स है, इस 4x4 का ही, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी गिवन होगा तो भी हम लोग को माइनर निकालना होगा। ठीक है, तो 4x4 का मैट्रिक्स है, तो एक तो ये पूरा मैट्रिक्स है। अब इसका माइनर अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहां पर लिखते हैं माइनर, माइनर इसका माइनर लिखेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका माइनर ऑफ ऑर्डर 3, 4x4 का तो एक पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन हमें 3x3 का मैट्रिक्स बनाना, माइनर लिखना है ना, तो 3x3 का माइनर लिखना है तो आप लोग क्या कीजिए, एक कॉलम को आप लोग डिलीट कर दीजिए, यानी कि इसको डिलीट कर देंगे, और ये जो बचा है वही आपके पास माइनर हो जाएगा। यानी कि आपके पास माइनर कुछ इस प्रकार से बनकर आ रहा होगा, आपके पास माइनर कुछ इस प्रकार से बनकर आ रहा होगा। ये चीजें आपको दिखेंगी क्या? देखिए ये चीज डिलीट कर दिया हमारे पास, तो P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 P3 Q3 R3, यानी कि यहां पर बचेगा P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 और P3 Q3 एंड R3। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास मैट्रिक्स बच रहा होगा, इस प्रकार से आपके पास मैट्रिक्स बच रहा होगा। तो ये आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। अब चाहे आप तो इस वाले कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा होगा माइनर, तो P1 P2 P3, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन आप लोग लिख दीजिए, यानी कि 3x3 का एक मैट्रिक्स यहां पर बन गया। इसी प्रकार आपने Q को जब डिलीट किया तो P R और S के रूप में 3x3 का मैट्रिक्स बन गया, यानी कि बहुत सारे इसके माइनर बन जाएंगे। इसी प्रकार से जब 2x2 का माइनर लिख रहे होंगे आप, तो आप एक बार इसको ले लीजिएगा, आप लोग एक बार इसको ले लीजिएगा, एक बार इसको ले लीजिएगा, और एक मतलब कोई भी दो आप लोग चाहे तो अरेंज कर लीजिएगा, और एक बार चाहे तो आप इसको R1 S1 और R2 S3 को ले लीजिएगा। माइनर का मतलब बहुत चीज होता है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे। यानी कि माइनर आप लोग ढेर सारा माइनर लिख सकते हैं, ढेर सारा आप लोग क्या लिख सकते हैं, माइनर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा माइनर का कंसेप्ट देख लिया है। अब माइनर के थ्रू हमने रैंक निकालने के बारे में थोड़ा सा देख लिया यहाँ पर कि रैंक कब हो रहा होगा, तो यहाँ पर इसको एक बार और देखेंगे। ए नंबर R इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। M क्रॉस N का कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें हम लोग R कहेंगे कि यह रैंक होगा, कब होगा, जब एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R इज नॉन जीरो। एक हमें ऐसा माइनर मिल रहा होगा जिसका ऑर्डर हमें नॉन जीरो मिल रहा होगा। माइनर एक ऐसा आर ऑर्डर का मिल रहा होगा जिसका माइनर हमें जीरो मिल रहा होगा, नॉन जीरो मिल रहा होगा। ठीक है, माइनर हमें नॉन जीरो मिल रहा होगा, आर ऑर्डर का एक माइनर जिसका जो हमें नॉन जीरो मिल रहा है। ईच माइनर ऑफ, यानी कि जो आपने आर रैंक का माइनर आपने निकाला, उससे बड़ा जो भी आप माइनर लेंगे वो सब हमारे पास जीरो आना चाहिए। तो इस पर बेस्ड हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए इस पर हम बेस्ट कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल, यहाँ पर लिखा जा सकता है
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ऑप्शन भी आपके पास दे दीजिए। ऑप्शन आपके पास ए गिवन है 1, ऑप्शन बी गिवन है आपके पास 2, ऑप्शन सी गिवन है आपके पास 3 एंड ऑप्शन डी आपके पास गिवन है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका रैंक आपको निकालना है। तो रैंक के लिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, माइनर डिटर्मिनेंट फॉर्म। माइनर डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिले तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डायरेक्टली आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, इसका मतलब ये होगा अगर वो नॉन जीरो आता है, मतलब ये पूरी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो आता है, अगर जीरो नहीं आता है तो हम कहेंगे यही इसका रैंक है। ठीक है, अगर ये इसके डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो आ गया तो हम कहेंगे क्या, इससे छोटा ही हमारा कोई रैंक हो रहा होगा, इससे छोटा ही माइनर कोई लेंगे हम लोग जो कि उसका रैंक हो रहा होगा। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 5 45, 45 9 5 45 माइनस 8 सीजा 48। ठीक है, आई थिंक मैं सही हूँ, 45 है, इसको ठीक ढंग से लिखें। फिर -2 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 4 जा 36 एंड 6 7 6 जा 42। ठीक है, +3 लगाए यहाँ पर, और अब 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35, ये चीज लिखा। अब डिटर्मिनेंट हमें ए चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से हमारे पास चीजें आ गई -3, यहाँ से जो चीजें आ गई 6, यानी कि -6 यहाँ पर बच रहा होगा ना, -6 बच रहा होगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि +12 हो जाएगा। और यहाँ पर चीजें क्या बच कर आ रही होंगी, यहाँ पर 35 यानी कि 3 हो रहा होगा, -3 और -9। और यहाँ से आप देख सकते हैं -12 इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 12 -12, यानी कि यहाँ से डिटर्मिनेंट आपके पास ए निकल कर आ गया 0। डिटर्मिनेंट ए 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इससे छोटा ही हमारे पास कोई रैंक जो होगा, रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा 3 का, लेस देन होगा 3 से, यानी कि 3x3 पे हमने चेक किया है तो हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है। और आर जो यानी कि 3 तो इसका रैंक नहीं होगा, 3 इसका रैंक नहीं होगा। अब 3 से छोटा ही इसका कोई रैंक हो रहा होगा, 3 से छोटा ही कोई एक इसका रैंक हो रहा, क्योंकि रैंक एक नॉन जीरो वैल्यू है ना, नॉन जीरो वैल्यू जिसका माइनर, जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 ना आए। तो यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट 3x3 का 0 आ गया। अब हमें बनाना होगा 2x2 का माइनर, यानी कि 2x2 का माइनर, माइनर ऑफ 2x2, चेक माइनर ऑफ 2x2। नाउ माइनर ऑफ 2x2, तो 2x2 के माइनर निकालेंगे आप, तो 2x2 के माइनर आपके पास क्या बनकर आएंगे, 2x2 के माइनर आपके पास बनकर आएंगे कुछ इस प्रकार से। आप लोग कोई भी दो ले सकते हैं, यानी कि 2 3 एंड 4 8 9 8 9 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं 1 2 एंड 4 5, 1 2 एंड 4 एंड 5। ठीक है, ये आपने माइनर ले लिया, इसे आप लोग करार दीजिए m1। ठीक है, m1। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आएगा 5 माइनस 4 2 8, और यहाँ से निकल कर आ रहा है -3। तो ये देखिए m1 जो निकल कर आया है -3, वह नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर आया -3 और डजंट इक्वल टू जो है डजंट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमने माइनर निकाला है 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का आपने माइनर निकाला है, तो आपके पास एक नॉन जीरो वैल्यू मिल गई है, नॉन जीरो वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, यहाँ से इंप्लाई होगा दिस इंप्लाइज, यहाँ से इंप्लाई होगा कि दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल टू, और यही होगा आपके पास आर। ठीक है, रैंक ऑफ इक्वल टू हो जाएगा, तो आपका एग्जैक्टली सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आपका एग्जैक्टली सही आंसर हो रहा होगा, यानी कि रैंक ऑफ 2 एग्जैक्टली सही आंसर हो रहा होगा।
तो आपने देखा क्या कि फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय माइनर डिटरमिनेंट फॉर्म से हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाला। आपके पास मैट्रिक्स, जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिले तो आपको सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। चूंकि रैंक जो है वह डिटरमिनेंट है किसका, नॉन जीरो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो न आ रहा हो, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए डिटरमिनेंट की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप लोग सिंपली डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकाले, अगर जीरो आ गया तो अब इससे छोटे माइनर बनाएंगे, इससे छोटे ऑर्डर का माइनर बनाएंगे, यानी कि 3x3 का जो आपके पास आया है डिटरमिनेंट वो तो जीरो आ गया है। अब 3x3 से छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2x2 का ही कोई मैट्रिक्स बन रहा होगा। तो जितने भी मैट्रिक्स मान लीजिए अगर इसका डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो आ गया रहता, तो ऐसा नहीं हम लोग कह देंगे कि 2x2 भी इसका ऑर्डर नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग जितने पॉसिबल माइनर है उन सबको चेक करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें एक माइनर मिलना चाहिए कि जिसका ऑर्डर हमारे जिसका माइनर हमारे पास नॉन जीरो आ जाए। एक भी अगर मिल जाता तो हम कह देंगे क्या कि हमारे पास रैंक जो होगा वह आर हो रहा होगा। ठीक है, हमने पहला 2x2 का मैट्रिक्स बनाया माइनर और चेक किया तो पहला ही नॉन जीरो आ गया, ये तो लक की बात है, पहला ही नॉन जीरो आ गया तो हम लोग कह देंगे क्या कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। और 2 से बड़ा जब हम देख रहे हैं 3x3 का तो इससे बड़ा हमारे पास जीरो आ रहा है। तो यही चीज हमने एग्जाम्पल में भी लिखा है और यही चीज हमने डिफिनेशन में भी लिखा है। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन अगर और हम लोग ले लें तो चीजें आपको थोड़ा और स्पष्टली समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x4 का मैट्रिक्स है, 3x4 का मैट्रिक्स है, ये आपके पास 3x4 का मैट्रिक्स है, 3x4 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर तो आप इसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, 3x4 का है तो आप लोग सब माइनर इसका निकालिए। तो माइनर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 3x3 का, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 लिखिए, माइनर ऑफ ऑर्डर 3, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 यानी कि 3x3 का माइनर, 3x3 का मैट्रिक्स हमें बनाना है बाय डिलीटिंग सम। कोई भी आप कॉलम डिलीट कर दीजिए तो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स बन रहा होगा। तो आपके पास क्या बन के आ रहा होगा, पहला आपके पास m1 माइनर 1 आप बनाइए। माइनर 1 आपने बनाया, किसको डिलीट करिए, तो पहला आपने कॉलम 4 को डिलीट कर दिया तो आपके पास बचा 1 2 0 1 2 एंड 1 2 4 एंड 2। अब इसका डिटरमिनेंट चेक कीजिए आप लोग, यानी कि माइनर आपने इस प्रकार से बनाया है। तो माइनर बनाया है जब आपने, तो आपको एक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि माइनर मतलब ही डिटरमिनेंट होता है। यहाँ पर आप चीजें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाइए, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 हो गया, फिर माइनस 2 हो गया, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर 2 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 2 माइनस 2, फिर यहाँ पर 0 लिख दिया तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ पर देखिए ये 4 माइनस 4 0 हो गया, ये 2 माइनस 2 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से चीजें आ गई, ये इक्वल हो गया 0 के, यानी कि ये इक्वल हो गया किसके, ये इक्वल हो गया 0 के। और 0 के इक्वल होने का मतलब क्या है, अब 0 का इक्वल होने का मतलब है कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 ऑर्डर 3 के जितने भी माइनर बन रहे हैं उन सबका हम लोग को क्या निकालना है, ऑर्डर 3 का सबका हमें माइनर निकालना है। तो 3 ऑर्डर के कितने और माइनर बन सकते हैं, पहली बार तो हमने इस कॉलम को डिलीट किया तो हमारे पास एक माइनर बना। अब हम लोग इस कॉलम को डिलीट करके देखते हैं हमारे पास माइनर बनता है क्या, उसका वो भी हमारे पास 0 आता है क्या, ये चीजें हमें अब चेक करनी होंगी। तो यहाँ से हम लोग कलर चेंज करते हैं, येलो रेड, रेड आई थिंक आपको ना दिखे या फिर दिखे, चेक करते हैं हम लोग। माइनर दूसरा हम लोग माइनर बनाने का प्रयास करें, हमें तो नॉन जीरो लाना था, माइनर का मतलब होता है डिटरमिनेंट। अब हमें कॉलम 3 को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, लैपटॉप में ये चीजें आपको क्लियरली दिख रही हैं, दिख रही हैं 1 2, और ये वाली कॉलम डिलीट किया यानी कि यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ बचेगा 1 2 एंड 3, फिर यहाँ पर बचेगा 2 4 एंड 6। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। अब इसका डिटरमिनेंट आप लिखने का जब प्रयास कर रहे होंगे तो आपके पास चीजें कुछ इस प्रकार से बनकर आ रही होंगी, इसके पास जो चीजें हैं आपके पास कुछ इस प्रकार से बनकर आ रही होंगी, 1 हो गया और यहाँ पर बचेगा 12 माइनस 12,
12 माइनस 12 माइनस 2 और यहाँ पर बचेगा आपके पास 6 माइनस 6 6 माइनस 6 फिर आपके पास बचेगा +1 और यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 4 यानी कि यहाँ पर बचा 4 माइनस 4 इक्वल 0। तो यहां से भी हम लोग डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर 3 नहीं होगा। जितने भी पॉसिबल माइनर है ऑर्डर 3 के, अगर सबकी वैल्यू अगर 0 आ गई तब हम कहेंगे कि सबकी वैल्यू अगर 0 आ गई, ऑर्डर 3 के जितने भी माइनर लिए अगर सबकी माइनर की वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे क्या इसका ऑर्डर रैंक जो है वो 3 नहीं है, 3 से छोटा है। ठीक है, 3 से भी छोटा है तब हम कहेंगे। लेकिन अभी तो हमने 2 माइनर निकाला, दोनों 0 आ गया हमारे पास। तो तीसरा माइनर हम लोग किस प्रकार से निकाल लेंगे? तो तीसरा माइनर एक कॉलम इसको डिलीट कर दीजिए तो हमारे पास बन रहा होगा क्या, M3 ये माइनर थ्री अब आप देखें यहाँ से तो M3 आपके यहाँ लिख पा रहे होंगे, तो M3 आप लिख पा रहे होंगे डिटर्मिनेंट, यानी कि इसको इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1 1 2 और यहाँ पर बचेगा 0 1 एंड 2 और यहाँ पर बचेगा 1 3 6 1 3 एंड 6। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकालिए। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 6 6 माइनस 6 माइनस 0, यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, +1 और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 2 2 माइनस 2 और ये भी आपके पास इक्वल हो गया 0 के। तो अब क्या होगा, 3x3 का लास्ट सबसे माइनर क्या बन रहा होगा? तो लास्ट माइनर बन रहा होगा जब हम लोग कॉलम 1 को डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या चीजें बनकर आ रहे होंगे कि M4 हमारे पास क्या बनकर आ रहा होगा? तो पहले कॉलम को डिलीट कर दिया हमने, 2 2 एंड 4 0 1 एंड 2 और 1 3 6 1 3 एंड 6, ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखेंगे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर बच्चा क्या है हमारे पास 6 माइनस 6 6 माइनस 6 माइनस 0। अब आपके पास क्या बचा 2 6 2 12 माइनस 12 यानी कि 12 माइनस 12 +1 और यहाँ पर चीजें क्या बनकर आई आपके पास 4 माइनस 4। तो देखिए आप कि जितने माइनर थे वो सब हमारे पास 0 चले आए। 3x3 के जितने भी पॉसिबल माइनर था हमने सबको बनाया और सबकी रैंक हमारे पास सबकी माइनर हमारे पास 0 निकल कर आ गया। तो यहां से हम लोग कह देंगे क्या कि दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करेगा हमारे पास क्या इंप्लाइज करेगा, दिस इंप्लाइज जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए होगा वो लेस देन होगा 3 से, वो लेस देन होगा 3 से। तो अब जब लेस देन होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2x2 का माइनर बना रहे होंगे, यानी कि माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 का आप माइनर बनाइए। 3x3 का जितना भी माइनर आपने बनाया 3 ऑर्डर का, वो सबका हमारे पास 0 चलाया हुआ माइनर की वैल्यू। अब 2x2 का आप लोग माइनर बनाइए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहला माइनर आपका बनेगा M5 M, यहाँ M4 बना है तो M5 बनाएंगे, M5 आपके पास क्या बनकर आ रहा होगा, 2x2 का बनाना है ये, तो 2x2 का बनाना है तो पहले आप लोग लीजिए 1 2 एंड 1 2। अब इसका माइनर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, दिस इंप्लाइज ये होगा 2 माइनस 2 यानी कि ये हो गया 0। ठीक है, माइनर अब हमें बनाना है माइनर 6। 2x2 के जितने भी माइनर हो रहे हो उन सबको हमको चेक करना ही पड़ेगा। तो 2x2 के कितने माइनर बन सकते हैं, तो बहुत सारे बन सकते हैं, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, और छोड़िए 1 1 और 0 1 भी एक माइनर हो गया।
तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे। दूसरा माइनर हम लोग क्या ले लें कि 6 माइनस 6 ये 0 हो जा रहा है, 4 माइनस 4 0 हो जा रहा है। तो एक माइनर आप लोग लीजिए यहीं पे 2 0 एंड 2 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट चेक करिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, यानी कि यहाँ से चीजें बनकर आ गए 2। तो आपको यहां से क्या मिलकर आया, यहां से आपको मिलकर आया 2 माइनस 0, ठीक है। और यह इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज 2 2, और ये डजंट इक्वल टू 0 हो गया, एंड डजंट इक्वल टू 0, डजंट इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई क्या करेगा, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल टू इक्वल आर, ठीक है। यानी कि रैंक ऑफ ए को हमने 2 बता दिया और यह आर हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 एक ऐसा माइनर है, 2 क्रॉस 2 का माइनर हमें ऐसा माइनर है जिसकी वैल्यू हमें नॉन जीरो मिली है, 2 मिली है। और इससे बड़ी यानी कि 3 ऑर्डर का जितने भी माइनर लेंगे हमको वो 0 मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी माइनर की वैल्यू जो हमारी रैंक मिलेगी वो 2 मिलेगी। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो एग्जैक्टली राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। हमारा ए होगा वो एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग कमेंट करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड, फाइंड क्वेश्चन है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके पास यहाँ एक दे दिया है, 3 2 1, ठीक है। 3 2 3, ठीक, 2 1 2। इसका मैट्रिक्स आपको निकालना है, इसका ऑर्डर आपको निकालना है। पहला ऑर्डर दे दिया गया है इसका 2, बी ऑप्शन में दिया गया है 1, सी ऑप्शन में दिया गया है 3, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप लोग सबसे पहले इसी का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा जिस प्रकार से होगा। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना था वो पढ़ना है मैट्रिक्स ऑफ रो इकोलॉन फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग ये चीजें इसको हम लोग उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इकोलॉन फॉर्म, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है इकोलॉन फॉर्म। इसके पहले आपने देखा है क्या, वो देखा है आपने, अब माइनर डिटरमिनेंट फॉर्म से हम लोग किस प्रकार से रैंक निकालने हैं, लेकिन अब हमारे सिलेबस में बताया है इकोलॉन फॉर्म के थ्रू आप लोग किस प्रकार से रैंक को निकाल पा रहे होंगे। ये रो इकोलॉन फॉर्म इसको कई बार यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का अगर हम प्रयास करें तो इकोलॉन फॉर्म क्या होता है। तो इकोलॉन फॉर्म सिंपली, इकोलॉन फॉर्म जो होता है वो यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स होता है, जहां पर आप बनाइए एक मैट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए 1, और 1 के बगल में सारा 0 बनाइए, चाहे फिर रखिए स्टार 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 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर बना दीजिए स्टार। फिर 1 के नीचे जितना भी आप बनाए 0 0 डॉट 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 0, ठीक है। फिर यहाँ लगाएंगे 1, पर 1 के इधर कुछ भी लगाएं, ठीक। फिर 1 के नीचे नीचे आप लोग हमेशा 0 ही बनाना है। फिर यहाँ पर बनाएंगे 1, ठीक।
इस प्रकार के मैट्रिक्स आपको बनाना है। सबसे पहले देखिए A11 वाले पोजीशन पे आपको 1, डायगोनल में आप सिंपली देखिए 1 बनाइए, डायगोनल में आप सिंपली 1 बनाइए और डायगोनल में 1 बनाइए। 1 के नीचे आप लोग टोटल 0 करना चाहें, टोटल 0 आपको बनाना होगा, तो हम कहेंगे क्या, इक्लोन फॉर्म हो रहा होगा, इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो रहा होगा हमारे पास। तो 1 डायगोनल में हम लोग को 1 बनाना है बेसिकली। यहां पर देखिए डायगोनल में, डायगोनल जो है DIAGONAL, डायगोनल जो है 1 बनाना है, डायगोनल को 1 बनाइए, डायगोनल को 1 बनाइए और 1 के नीचे जो है, और फिर 1 के नीचे 0 0 बनाते जाइए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इक्लोन का पूरा कंसेप्ट लिख दिए। डायगोनल को सबसे पहले आप 1 बनाइए और डायगोनल के और फिर 1 के नीचे 0 बनाते जाइए, और जो आपने 1 बना दिया है उसके नीचे आप लोग 0 बनाते जाइए। तो सिंपली ये फार्मूला होगा आपके पास, और इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दें, डब्बे में बंद कर दें, तो चीजें और भी शानदार लगी रही होंगी। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया आपके पास। अब इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट और हम बता दें कि रैंक माइनर, आपने यहां से आपने देखा इक्लोन फॉर्म, इक्लोन फॉर्म इस प्रकार से फॉर्म होगा। और फिर रैंक जब आपको बता दी जाएगी तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होगा, नंबर यानी कि नॉन जीरो रो, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा वही आपका रैंक हो रहा होगा। ठीक है, यहां पर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ, यहां पर आप सिंपली लिख दीजिए number of non zero row ही रैंक होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रैंक ही, नॉन जीरो रो ही रैंक होगा। तो हिंदी में लिखने का तात्पर्य है कि आपको चीजें स्पष्टली समझ में आए। आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर रखना चाहते हैं तो इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेंगे तो आपको हमेशा यूज में रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, हर चीजें आपको बताई जाए। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रैंक ही रो होगा। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन वही होगा जो हमने प्रीवियस में किया हुआ है, तो इक्लोन फॉर्म से भी हम लोग रैंक निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में होगा हम लोग का फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार से लिख दिया। फिर लिखिए A1, B आप लोग लिख दीजिए, इसका ऑर्डर 2 हो, C लिख दीजिए 3 हो, और D आप लोग लिख दीजिए नॉन ऑफ दिस। तो अब इसे इक्लोन फॉर्म से आपको सॉल्व करना है ना, बाय इक्लोन फॉर्म, बाय इक्लोन फॉर्म को आपने देखा। इक्लोन फॉर्म आपसे किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर इक्लोन फॉर्म का थोड़ा सा नोटिफिकेशन बनाए। ये आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है ना, ये हो गया आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स। तो 3x3 के यानी कि इस चीज को आपको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, तो इस चीज को आपको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में। 3x3 का 1, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो, यहाँ पर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, यहाँ यानी कि इसको रिड्यूस करना है कुछ इस फॉर्म में। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो पढ़ा है उसका यूज करके हम लोग रिडिक्शन करते हैं। तो आइए पहला हम लोग को रिडिक्शन, यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 तो आपने अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन में 1 गिवन है,
लेकिन 1 के नीचे हमें 0 लाना है, तो उसके लिए रिडक्शन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रो 2 में हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो रो 2 को ट्रांसफॉर्म करेंगे R2 माइनस 4R1, R2 में से 4R1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ रहा होगा, तो इस टर्म को हम लोग लिखेंगे और फिर यहीं पर लिख लें, और 7 की जगह भी 0 चाहिए, तो यानी कि R3 में ट्रांसफॉर्मेशन लिख ले हम लोग R3 माइनस 7R1, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे हमें 0 ही लाना, 1 के नीचे 0 लाना है, और 1 के दाएं बाएं चाहे कुछ भी चीजें आती रहे। अब इसको मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे तो क्या बनकर आएगा हमारे पास, इसके मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, ये टर्म बनकर आएगा इक्विवेलेंट टू, यानी कि ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू होगा रो 1 को तो एज इट इज 1 2 3, और 4 की जगह यहाँ पर R2 4 है और माइनस 4R1, यानी कि हो जाएगा 0। R2 आपके पास 5 है, माइनस 8, 5 माइनस 8 यानी कि 5 माइनस 8, यानी कि यहाँ से आएगा माइनस 3। यहाँ पर आपके पास R2 6 है, तो 6 माइनस 4 3 12, 6 माइनस 12 यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर टर्म आपके पास आ रहा होगा 0, यहाँ पर जो टर्म आ रहा होगा R3 यानी कि 8 माइनस 7R1, तो 7R1, तो 7 टू 14 यानी कि माइनस 14, 8 माइनस 14 माइनस 8 ये हो जाएगा 6 माइनस 6। ठीक है, 14 में से 8 जाएगा तो 6 ही ना बचेगा, 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और फिर 9 में से 21 माइनस 9, 21 माइनस 9, तो ये बचेगा आपके पास 11। अरे यार 21, 7 3 21 ना, माइनस 21 हो गया और यहाँ प्लस 9 हो गया। ठीक है ना, 9 माइनस 21, तो आपके पास क्या बचेगा, 12 बच रहा होगा, 12 बच रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास चीजें बनकर आ रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब आइए, ठीक है, अब यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, -3 से डिवाइड करना होगा, यानी कि यहाँ पर आइए ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए R3 R2 को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे R2 डिवाइड बाई -3, R2 डिवाइड बाई -3, R2 डिवाइड बाई -3, R2 डिवाइड बाई -3, तो -3 करेंगे तो ये चीजें 1 आ जाएंगी, और ये जब 1 आ गई, यहां पर जब मान लीजिए 1 आ गया तो इसको 0 पुट कराना है ना, तो -6 को भी हमें 0 बनाना होगा, ये तो पॉजिटिव 1 आ गया, तो इसको लिख ही लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे ज्यादा। यहां से हमारे पास ए मैट्रिक्स बनकर आएगा, ए इक्वल बनकर आएगा क्या, 1 2 3, और यहाँ पर बनेगा 0, ये हो जाएगा 1, और -3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 -6 और 12। ये चीजें यहाँ पर मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 एंड 0 1 4 आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पार्टीशन करते हैं। ठीक है, वन स्टार स्टार 0 1 स्टार 0 0 1, 3 क्रॉस 3 का इकोलॉन फॉर्म है। अब हमारे पास मैट्रिक्स इस प्रकार से है, अब 1 के नीचे 0 बनाना, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे R3 में ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे हम लोग R3 माइनस या फिर प्लस कर दीजिए 6R2, तो 6R2 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मैट्रिक्स हम लोग लिख पा रहे होंगे, ये मैट्रिक्स सिमिलर होगा 1 2 एंड 3 के 1 2 3 के। R2 में हमारे पास क्या बनकर आएगा 0 1 4, 0 1 एंड 4। R3 में हमारे पास बनकर आएगा
R3 को हमने ट्रांसफर किया, R3 प्लस 6R2 यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। R3 यानी कि 6 माइनस 6 है प्लस 6 यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 6R2 तो 4 6 4 जा 6 4 जा 24 6 4 जा 6 4 जा 6 4 जा 24 माइनस 24 प्लस 12 24 प्लस 12 यानी कि हो जाएगा 6 और 36 36 यहाँ पर चीजें आई हुई हैं। थोड़ा सा मिस्टेक आई थिंक कहीं हुआ है क्या, तो हमें पकड़ मजबूत करना है ना अपना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -6 आ रहा होगा। R2 ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ लिखा R2 माइनस 4R1 तो R2 अपना हो गया ये और ये 4R1 तो 4R1 है 4 3 12 था 12 माइनस 6 था। ठीक है यहाँ पर -6 आने वाला था, हम लोग 12 लिख दिए थे तो वहां से हमारे पास डिस्टर्ब होगा यहाँ से चीजें तो और आसान हो जानी चाहिए। देखिए अब यहाँ से हम लोग इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास चीजें क्या बनकर आ रही होंगी। R3 को हम लोग अगर R3 माइनस 2R2 करें तो R3 माइनस 2R2 अब देखिए यहां से जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1 2 3 0 -3 और -6। अब R3 को हमने जब किया तो R3 -6 है, R3 -6 है 2R2 यानी 6 यानी कि ये जो हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 0। सिमिलरली 2R2 यानी कि ये 12 - 12 यानी कि हो जाएगा आपके पास 0। अब आप देख सकते हैं चूंकि आपको इक्लोन फॉर्म में कुछ इस प्रकार से बनाना होता है, कुछ इस प्रकार से बनाना होगा यानी कि डायगोनल में सब 1 बनाना होगा। यहाँ पर -3 आ रहा है तो ए मैट्रिक्स को आप लोग R2 में डिवाइड कर देंगे R2 डिवाइड बाई -3 तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनकर आएगा कुछ इस प्रकार से यानी कि ए जो होगा वो बन के आ रहा होगा आपसे 1 2 एंड 3 0 -1 यानी कि ये +1 हो जाएगा -3 से डिवाइड हो गया और 3 2 6 यानी कि हो जाएगा 2 और 0 0 0 यानी कि आपने इसको इक्विवेलेंट कर दिया समथिंग लाइक दैट यानी कि इससे आप लोग कंपेयर कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपके पास नॉन जीरो रैंक, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, ये भी हो गया आपके पास नॉन जीरो रो और ये हो गया आपके पास जीरो रो। ठीक है जीरो रो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही अपना रैंक होता है यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही अपना रैंक होता है। रैंक ऑफ ए और इसी को हम लोग आर कहते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आपके पास क्या निकल कर आया है, दिस implies रैंक ऑफ ए। ठीक है यानी कि रैंक ऑफ ए हमारे पास 2 निकल कर आ गया। तो जैसे ही हमने माइनर डिटरमिनेंट से किया था ठीक उसी प्रकार से हमने जब इक्लोन फॉर्म से किया है तो हमारे पास आंसर भी सेम आ रहा है यानी कि रैंक आप किसी भी प्रकार से निकालिए आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। ठीक है आप देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है तो आपको इस प्रकार से रिड्यूस करना है। ठीक है आपके पास डायगोनल में 1 लाना है, डायगोनल के नीचे आपको 0 लाना है। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि डायगोनल में आप 1 ही लाएं, आप कुछ भी लाएं लेकिन आपको सेंस ये होना चाहिए कि डायगोनल के नीचे आपको 0 बनाना है।
और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को काउंट करके हमें बता देना है कि अपना रैंक क्या होगा। तो आपने इस प्रकार से देखा। इसी प्रकार से आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया था आप लोग उसको भी इसी प्रकार से रिड्यूस करने का प्रयास करिएगा। और अब हम लोग नॉर्मल फॉर्म के ऊपर मूव करते हैं। अब हम लोग रैंक के ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म से। आपने इक्लोन फॉर्म से देख लिया, ठीक है, आपने माइनर डिटरमिनेंट से देख लिया, आपने इक्लोन फॉर्म से देख लिया। अब आपके सिलेबस में दिया है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपके पास कहाँ गिवन है? ठीक। तो नॉर्मल एंड कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्मल एंड कैनोनिकल फॉर्म आपने देखा, इक्लोन फॉर्म देखा। इक्लोन फॉर्म में आपको डायगोनल में 1 दे देना है और डायगोनल के नीचे आपको 0 0 0 बना देना है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में आप लोग डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख रहे होंगे, इवरी नॉन जीरो, every non-zero matrix of order m cross n is reduced of one of the form किस प्रकार से फॉर्म? तो नॉर्मल फॉर्म में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो कहा है एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n बी रिड्यूस ऑफ वन ऑफ द फॉर्म। यानी कि इसमें मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन होगा उसको किसी प्रकार से हमको रिड्यूस करना होगा, ठीक है। यानी कि आई आर क्या है? तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, ठीक है, आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप देखिए आइडेंटिटी आ जाए और उसके ऊपर उसके अगल बगल में पूरा 0 0 आ जाए, या फिर आईआईटी सॉरी आईआईटी में कह दिया हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और एक कॉलम आपके पास जीरो हो, यानी कि कॉलम जीरो हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने और उसके नीचे जितने भी आपको रो मिल रहे हो वो जीरो हो, या फिर सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए आर ऑर्डर का, वही चीज हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिए हैं। और इक्लोन फॉर्म में हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना था, लेकिन हम लोग यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको नॉर्मल फॉर्म से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। टू सिक्स 4 8 6 6 14 8 12। जी नॉर्मल फॉर्म, इसका रैंक आपको बताने के लिए क्या दिया जाएगा? इसका रैंक आपके पास दे दिएगा ए, रैंक ए जो होगा वो 3 हो जाएगा, बी रैंक ए जो होगा वो
2 होगा, सी रैंक ए जो होगा वह 1 होगा, और डी जो होगा रैंक ए जो होगा वह नॉन, वो उसे आप 0 रखते हैं। तो यहाँ आपको बताना है यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन लिखना होगा। तो आइए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो हमें आइडेंटिटी मिलने प्रयास हो जाएगा, आइडेंटिटी मिलने के लिए चीजें बन जाएंगी। चलिए, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखने से पहले आप लोग एक चीज का ध्यान देंगे कि डायगोनल जो टर्म है, डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर आपको 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये आपके 4x4 का मैट्रिक्स है ना, तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है। तो अगर आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा तो आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है कुछ इस प्रकार से, ये 4x4 का 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, कुछ इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्म, यानी कि डायगोनल में आपको डायगोनल के नीचे 0 और डायगोनल के ऊपर 0 बनाने का आप सबसे पहले प्रयास कर रहे होंगे। तो ये डायगोनल के नीचे 0 बनाने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, लिखिए, देखिए ये पहला 2 है, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले टर्म को 0 बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे R2 को R2 माइनस R1, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से R3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख पा रहे होंगे, R3 को ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे R3 माइनस 2 R1, कि R3 आपके पास 4 है और 2 R1 कर देंगे, यानी कि ये भी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 आपके पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली R4 की ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख रहे होंगे R4 माइनस 4 या R3 R1, ठीक है, यानी कि 3 R1 R2 है, 6। अब इसके नीचे तो हमारे पास सब 0 हो गया। अब आइए इसको लिखने का प्रयास कीजिए। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, यानी कि ये मैट्रिक्स जो होगा वो इस प्रकार से रिड्यूस हो रहा होगा। R1 तो एज इट इज, यानी कि 2 4 2 4 2 4 2 4, ठीक है। R2 में आपको यहाँ पर 0 आ गया। R2 में क्या है, R2 माइनस R1, तो R2 आपके पास 6 है माइनस 4, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2। फिर R2 माइनस R1 4 माइनस 2, यानी कि यहाँ पर बचा आपके पास 2। फिर 4 माइनस 4, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ गया 0, यहाँ पर भी आपके पास 0 आ गया। फिर R3 माइनस 2 R1 करना है ना, तो R3 माइनस 2 R1 ये 0 होगा। R3 आपके पास है 8 माइनस 2 R1, यानी कि यहाँ भी आपके पास 0 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए R3 माइनस 4, R3 6 है माइनस 4, 6 माइनस 4, यानी कि 6 माइनस 4, यानी कि यहाँ भी आपके पास 2 आ गया। और 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, यानी कि यहाँ भी आपके पास 0 बनकर आ गया, ठीक है। फिर R4 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है R4 माइनस 3 R1, यानी कि ये टर्म आपके पास 0 आ गया। R4 यानी कि 12 माइनस 12, यानी कि ये टर्म आपके पास 0 आ गया। फिर R4 8 है, 8 माइनस 4 2 8, यानी कि ये टर्म भी आपके पास 0 आ गया। और यहाँ 3 R1 है 4 12, यानी कि ये टर्म भी आपके पास 0 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि डायगोनल में, ठीक है, इतना एलिमेंट आपको मिला है, बाकी ये 4 है ना, ठीक है। हाँ, तो डायगोनल में आपके पास चीजें आ गई, डायगोनल के नीचे आपके पास 0 0 0 आ गई है, और हमारे पास एग्जैक्टली सही आंसर आया हुआ है, एग्जैक्टली सही आंसर आया हुआ है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखिए, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। देखिए आपको ये 4 0 करना है ना, डायगोनल के ऊपर भी 0 करना है, डायगोनल के नीचे तो हमने, यही आपका डायगोनल है 2 2 2, तो डायगोनल के नीचे 0 कर दिया, अब डायगोनल के ऊपर 0 करिए। तो 4 को 0 करना है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या लिख रहे होंगे, R1 को ट्रांसफर कीजिए R1 माइनस 2R2, ठीक है, माइनस 2R2 माइनस 2R2, R1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे R1 2R2, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा कॉल आ गया।
ठीक है, हेलो, कॉल कट गया। R1 माइनस टू R2 करेंगे, R1 माइनस टू R2। अब देखिए चीजें हमारे पास क्या बनकर आएंगी। अब हमारे पास जो चीजें बनकर आएंगी कम से कम उसे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ये हो गया आपके पास A मैट्रिक्स, और यहाँ R1 यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 माइनस टू R1 है ना, तो 2 माइनस 0, और यहाँ पर हो जाएगा R1 आपके पास 4 है माइनस 2 R2 यानी कि 2 R2 यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर R1 आपके पास 2 है माइनस 4 यानी कि यहाँ पर आएगा -2, और यहाँ पर चीजें बनकर आएंगी आपके पास 4, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 0 2 2 0, और यहाँ बचेगा 0 0 2 0 0 0 0 0, ठीक है। लोग अपना एनाकोंडा चला देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें डायगोनल में ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब हमें ये 2 को कैंसिल आउट करना है, ठीक है, ये ऊपर जो -2 है उसे कैंसिल आउट करना है। अब इसे आप लोग क्या कीजिए कि क्या करेंगे, -2 4 यानी कि C4 ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। यहाँ पर कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप लोग इसे 0 कर सकते हैं ना, तो आप लोग लिखेंगे RC4 C4 को ट्रांसफॉर्म करेंगे आप लोग C3 C4 प्लस 2C3, तो 2C3 करेंगे तो यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा। और किस प्रकार से कर रहा हूँ, ये चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गई है क्या। नॉर्मल फॉर्म को हम लोग थोड़ा इस देर के लिए रख देते हैं, या फिर आइए इसको सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पर आपको इस -2 को गायब करना है ना, तो -2 को गायब करने के लिए आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन आपको लिखना है, यहाँ पर लिखा R2 इसको मैं देखने तो जरा एक बार, यहाँ A होगा सिमिलर हो जाएगा 2 0 -2 एंड 4, R2 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है क्योंकि R3 0 है, यहाँ पर R3 क्या, R2 आपके पास क्या है 2 माइनस 3R3, तो R2 आपके पास है 2 माइनस R3 आपके पास, यानी कि यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 है। फिर आपके पास बचा है यहाँ पर 0 0 2 0 और 0 0 0 0। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इक्वेशन आप लोग लिख रहे हैं, तो इस इक्वेशन में आपको देखना R2 माइनस R3, ठीक है, हम लोग R2 माइनस R13 कर दे रहे थे, तो वो सब सिस्टम आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ से आपने इस टर्म को 0 बना दिया। अब ये यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग यूज कर सकते हैं, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से यूज करेंगे, तो देखिए C3 और यानी C3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं और हमारा यहाँ पर डिलीट करते हैं इन सभी चीजों को। ठीक है, आइए
अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे C4 में, तो C4 में क्या करेंगे, C4 माइनस 2C3। तो C4 माइनस 2C3 जब हम कर रहे होंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इक्वेशन क्या बन रहा होगा, यानी कि मैट्रिक्स ए जो होगा वो सिमिलर हो रहा होगा कुछ इस प्रकार से कि 2 0 एंड -2। और देखिए -2 आया ना, तो -2 C4 को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो -2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -4 और फिर +4, यानी कि यहाँ पर टर्म 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टर्म आपका जो है वो 0 आ रहा होगा और इस प्रकार से आपके पास 0 2 को ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो ये टर्म आपके पास 0 आ गया है। ठीक है, फिर -2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिखा है, लाने का प्रयास, ये टर्म 0 आ गया है और फिर 0 2 0 0 एंड 0 0 2 0 0 0 0, इस प्रकार से कुछ टर्म आपका बन रहा होगा, इस प्रकार से आपके पास कुछ टर्म बन रहा होगा। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वह I3 और यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी कि एक आपके पास कॉलम 0 आया है और एक रो 0 आया है, बाकी I3, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आ चुका है। मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा उसमें कहीं थोड़ा सा एरर होगा, आप लोग उसको थोड़ा सुधारने का प्रयास कीजिएगा। बाकी ये 3, इसका रैंक जो होगा, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, क्योंकि यहाँ पर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है I3, यानी कि ये टर्म जो आया है, ये टर्म जो आया है वो 3x3 का मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। अरे भाई इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आ जाएगा चीजें। तो यहाँ से इसका रैंक जो होगा वो होगा 3। तो नॉर्मल फॉर्म से आपको किस प्रकार से करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आप लोग उसको थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टर्म हमें जो बताया है गया है वह है इनवर्स। ठीक है, हाई इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट अपना टर्म दिया हुआ है इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो नॉर्मल फॉर्म से हमने देख लिया, इक्लोन फॉर्म से हमने देख लिया, माइनर डिटरमिनेंट फॉर्म से हमने देख लिया, ये सब फॉर्म से हमने देख लिया हुआ है। और अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालने का। आप सिलेबस में देख पा रहे होंगे एकदम हम लोग सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से दिखाना होता है तो आपके पास चीजें कुछ इस प्रकार से गिवन होंगी, यानी कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, उसे आप लोग को, ये देखिए ए आपके पास कोई मैट्रिक्स अगर गिवन होगा उसे आपको आई ए लिखना होगा, आई ए लिखना होगा। आई जहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ए कुछ इस प्रकार से आपका ए मैट्रिक्स है, ए को हम लोग आई ए लिखते हैं। कंसेप्ट कहां से आता है आपके पास, तो कंसेप्ट यहां से आता है कि हम लोग ए इनवर्स को हम लोग आइडेंटिटी, यानी कि किसी को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तो वही यही से हमारा ये चीजें डिफाइंड है। ठीक है, इस ए इनवर्स को इधर ला देंगे तो ए इक्वल टू आई ए, यानी कि ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा तो उसका इनवर्स निकालने के लिए किस प्रकार से कहेगा, तो उस टर्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ 3 minus 3 equal 3 minus 3 and 4, 2 minus 3 4, 2 minus 3 and 4, 0 minus 1 1, 0 minus 1 and 1। ठीक है, इस प्रकार का मैट्रिक्स है आपके पास। अब इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले बताया है कि ए को आप लोग क्या लिखिए, आई और ए लिखिए, ए को आप लोग आई और ए लिखिए, ए को आई और ए लिखिए, और
ट्रांसफॉर्मेशन करते जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग करते जाइए ए को आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक है। ए को आपको क्या बनाना है, तो ए को आपको आइडेंटिटी बनाना है, ए को आपको आइडेंटिटी बनाना है। आई ए मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, तो ए मैट्रिक्स को हम लोग लिख पा रहे होंगे 3 -3 and 4, यहाँ लिख रहा होंगे 2 -3 and 4, यहाँ लिख रहा होंगे 0 -1 and 1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आप लिख लीजिए, यानी कि 1 0 and 0 0 1 0 0 0 and 1, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर ए, यहाँ पर ए आप लिख लीजिए, यानी कि आपने ए लिखा, फिर आइडेंटिटी लिखा, फिर ए को एज इट इज ए ही छोड़ देना है, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी बनाएंगे और जो भी ऑपरेशन यूज करेंगे वो ऑपरेशन यहाँ भी फॉलो अप हो रहा होगा। तो जब इसको हम लोग को आइडेंटिटी बनाना है तो यहाँ पर लिख दीजिए कहीं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन LHS में यूज होगा वही RHS में भी यूज हो रहा होगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोग लिख लेंगे, इतनी बात। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन LHS में लग रहा होगा वही RHS में भी लग रहा होगा। आइए, चूंकि हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है तो यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन लिखना होगा। R1 को ट्रांसफॉर्मेशन लिखना होगा R1 -R2, क्योंकि 2 है, -1 करेंगे तो R1 -R2 होगा। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया तो आपके पास मैट्रिक्स ए बन के आ रहा होगा, यानी कि जो मैट्रिक्स ए होगा वो सिमिलर हो रहा होगा कुछ इस प्रकार से। 3 - 2 यानी कि यहाँ होगा 1 -3 और -2 यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास आ रहा होगा 0। फिर यहाँ पर आपके पास R1 4 है -R2 यानी कि ये टर्म भी आपके पास 0 आ जा रहा होगा, इतना टर्म 0 आ गया। R2 के बारे में अभी आपने नहीं बताया तो R2 का एज इट इज लिख दीजिए, यानी कि 2 -3 and 4 और यहाँ पर बनाइए 0 -1 and 1, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपको लिखा होगा। फिर इक्वल करिए, आइडेंटिटी में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहाँ यूज किया वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ R1 -R2 करना है। R1 -R2 आपके पास 0 है, R1 0 है -R2 यानी कि यहाँ पर बन के आ गया -1, R1 0 है और यहाँ पर बची 0 और R1 और R2 में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख दिए। अब 1 के नीचे आपको जो है 0 बनाना है, 1 के नीचे आपको 0 बनाना है क्योंकि इसे आइडेंटिटी आप बना रहे हैं। अब हमें 1 के नीचे 0 बनाना है, यानी कि R2 में से ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है R2 को R2 -2R1, ठीक है। तो ये टर्म 0 बन जाएगा। तो यहां से हम लोग मैट्रिक्स ए किसके सिमिलर हो रहा होगा, तो ए मैट्रिक्स जो होगा वो सिमिलर हो रहा होगा R1 1 0 0 है, R2 आपके पास यहाँ पर 0 हो गया, 2R1 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, R1 आपके पास 0 है यानी कि -3 ही रह जाएगा, R1 आपके पास 0 है यानी कि 4 ही रह जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0 -1 and 1, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आई। अब देखिए, अब -3 को हमें क्या बनाना है, -3 को हमें 0 बनाना है, -3 को हमें 1 बनाना है। अब इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज कर रहे होंगे, इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज कर रहे होंगे R2 को यहाँ पर 1 बनाना है ना, तो इसे 1 बनाना है, यानी कि इसका लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे R2 को। अच्छा, यहाँ पर अभी एक चीज छूटा हुआ है,
इधर वाली टर्म तो हमने लिखा ही नहीं। आई आपके पास ये है, तो पहले मैट्रिक्स को तो ऐसे 1 - 1 0 1 - 1 एंड 0। फिर दूसरे रो के लिए आप लोग R2 0 है और R1 1 है, -2 हो गया, ठीक है। और R2 आपके पास 1 है और -2 1 - 2, ये प्लस हो जाएगा ना, -2 ये प्लस हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि यहाँ 3 आ गया। और हमारे पास, मैं देखते भी चल रहा हूँ, यहाँ पर चीजें आपके पास 0 आ जाएंगी। फिर आपके पास ये टर्म 0 0 1 0 0 1 बनकर आ जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बनाना है, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से लिख दीजिए, R2 को ट्रांसफॉर्म कीजिए R2 - 4R3, तो 4R3 यानी कि ये R3 आपके पास ये +4 हो जाएगा, 3 माइनस है ना, तो ये +4 हो जाएगा, +4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अब आप लिख सकते हैं यहाँ से मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से 1 0 0 और यहाँ पर 0 1 और R2 आपके पास है 1, R2 आपके पास है 4 -4 यानी कि ये टर्म भी आ गया 0 आपके पास, और यहाँ आया 0 -1 एंड 1, ठीक है। और यहाँ से चीजें जो बनकर आएंगी वो बनकर आएंगी क्या, 1 -1 0 एंड -2 3। R2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन था ना, तो R2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, R2 - 4 R3 0 यानी कि हो जाएगा -2। R3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन R3 फिर 0 यानी कि हो जाएगा 3। R4 R2 0 है और -R3 यानी कि -4 हो जाएगा, और R4 यानी कि 0 0 एंड 1 कुछ इस प्रकार से टर्म बनकर आ रहा होगा, यहाँ पर तो A है, यहाँ पर भी A, ठीक है। अब केवल हमें इस पॉइंट पर -1 की जगह 1 लाना है, तो आप लोग R3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, R3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे R3 + R2, तो हमारे पास टर्म बनकर आएगा, वो होगा A सिमिलर टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये टर्म हो रहा होगा। और इधर चीजें क्या बनकर आ रही होंगी, इधर चीजें बनकर आ रही होंगी 1 -1 0 एंड -2 3 एंड -4। यहाँ पर बचेगा क्या, R3 या क्या है, R3 आपके पास 0 है, तो ये +2 यानी कि -2 यहाँ पर भी बचेगा, और R3 + R2 यानी कि यहाँ 3 बचेगा, और या फिर R2 R3 आपके पास 0 है यानी कि R3 0 है, R2 यानी कि -2 बचेगा, R3 आपके पास 0 है और R2 आपके पास 3 है, तो ये 3 बचेगा, R3 आपके पास 1 है और R2 आपके पास -4 है, तो यहाँ पर आपके पास -3 बच रहा होगा, ये हो रहा होगा, और यहाँ ये रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, या इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इधर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और आपके पास ये इनवर्स आ गया, ठीक है। तो आपने किस प्रकार से बना दिया, यानी कि यही टर्म आपके पास इनवर्स होगा, ए इनवर्स आपके पास आएगा कुछ इस प्रकार से टर्म। तो आप लोग यहां लिख सकते हैं ए इनवर्स की वैल्यू आप लोग यहां लिख सकते हैं, ए इनवर्स 1 -1 0 1 -1 एंड 0 -2 3 -4 2 3 -4 -2 3 -3 -3, यही आपके पास ए इनवर्स हो रहा होगा। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री ऑपरेशन के रूप में आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पे है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
फाइंड ए इनवर्स ऑफ ए इक्वल 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। इसका आंसर भी हमारे पास लिख लीजिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग करिएगा। ANS आंसर इक्वल होगा 1/2 माइनस 1/2 और ये होगा 1/2 -4 3 एंड यहाँ पर होगा -1 तो 5/2, यहाँ पर होगा -3/2, यहाँ पर होगा 1/2। ये आपका आंसर होगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो इतनी क्वेश्चन हमने किया है और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कशन कर रहे होंगे, तो वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा होगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू। आप लोग सब वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। थैंक यू।